हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा हम इस चैनल पे आपको पता है कि एनटीए केमिस्ट्री जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उसको मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको इस पे फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी कराई जा रही है। तो बेटा आज इसी सीरीज में हम टेस्ट 86 के केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, जो फर्स्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a neutron is 927 degrees lambda, what will be the its wavelength at 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, h अपान रूट 2m के ई, यही तो होता है। क्लियर। और एक स्पीसीज के लिए आपका जो के ई होता है ये होता है बेटा 3/2 kT। क्लियर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें बेटा तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपान रूट 3m kT। क्लियर। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बेटा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट t। ठीक है, अभी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं जो लैम्डा दिया गया है वो लैम्डा 1/λ2 इसको हो जाएगा रूट ऑफ T2/T1। ठीक है, हमने लैम्डा 1 क्या लिया, 927 डिग्री सेल्सियस वाला लिया। तो ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने लैम्डा ले लिया। हमें लैम्डा 2 पता करना है बेटा। ये आपको पता है कितना है 927, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो बेटा सॉरी T2 है, कितने पूछ रहा है 27, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन और ये हो जाएगा बेटा 1200 केल्विन। जब इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 1/2। क्लियर। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लैम्डा इज द वैल्यू ऑफ दिस। आंसर कौन सा होगा बेटा, सी, 2 लैम्डा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sulfur react with chlorine in 1:2 ratio and form X. Hydrolysis of X gives sulfur compound Y. What is the hybridization state of central atom in the anion of Y? सल्फर और क्लोरीन का 1:2 रेशियो के रेस में क्या कर रहे हैं आप बेटा, रिएक्शन करा रहे हैं। तो सल्फर है और क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हो बेटा आप। ठीक है, तो सल्फर को कितना 1:2 रेशियो में आप रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा बेटा HCl4। ठीक है, अब ये हो गया बन गया आपका कंपाउंड X। अब ये कह रहे हैं X की हाइड्रोलिसिस, मतलब HCl4 की जब हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा आप तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा आपका सल्फ्यूरस H2SO3 एंड हियर इज द HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा आपका Y। ठीक है, अब ये कह रहे हैं Y का जो एनायन कंपोनेंट है, तो Y का एनायन कंपोनेंट क्या होगा बेटा 2H+ जो होगा ये तो क्या होगा कैटायन कंपोनेंट, एनायन कंपोनेंट होगा SO3-2। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो आंसर कौन सा होगा, A, sp3 is the right answer. Next question. In the given reaction, the product is, ये रिएक्शन है, कह रहे हैं प्रोडक्ट है, पूछ रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव। बेटा जब हाइड्रोजन से आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटा ये रिड्यूस हो गया तो आप बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, ये बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ये था ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव गलत, इनएक्टिव है ये भी गलत हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल सेंटर, और बेटा यहाँ पे सही बात है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू मीजो। मीजो तब बनता है बेटा जब क्या हो, दो कायरल सेंटर और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए तब होता है मीजो, तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा है आपका, सी। From 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecule are removed. How many moles are left? Sorry, how many molecules are left? ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 को निकालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले मोल निकालने, तो मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। वेट कितना दिया है बेटा, ये वेट दिया मिलीग्राम में, आपको ग्राम में करना है तो ये हो जाएगा 0.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगाड्रो नंबर से, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो आपको क्या आ जाएगा n की वैल्यू। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा 2.73 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो 200 मिलीग्राम इन्होंने दिया है CO2 उसमें इतना मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल देना। तो बेटा सॉल्व करते हैं,
2.73 इंटू 10 टू दी पावर 21 में से इन्होंने क्या किया, 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 1.73 इंटू 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल सॉल्व बचेंगे। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.73 इन 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल लेफ्ट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ब्रोमीन, भाई ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है, तो देखो बेटा यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे कितना है बेटा -1 और यहाँ पे कितना है बेटा +5। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। एक ही सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनिएट रिएक्शन। तो आंसर कौन सा होगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड फॉर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, तो मैं आपको बताया था बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जिस हाइड्रोकार्बन का ज्यादा होगा उसका, अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट है तो ये बेटा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये तब होगा जब सेम मॉलिक्यूलर वेट के क्या होंगे, सब्सटेंस दिए हैं और उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है। ठीक है, तो इन सब में देखो बेटा तो नॉर्मल ब्यूटेन तो सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। अब बात करते हैं इनमें, तो देखो बेटा ये भी ब्रांचिंग में है, ये भी ब्रांचिंग में है, लेकिन ये क्या स्ट्रेट चेन है। मैं स्ट्रक्चर बना दूं आपको, देखो बेटा आइसो ऑक्टेन ये होगा आपका CH3CH3 CH3, ये हो जाएगा CH2, ये बेटा CH3 एंड हियर इज द CH3, ये हो जाएगा बेटा आइसोएक्टेन। देखो इसमें भी ब्रांचिंग है और उससे ज्यादा जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये भी मैं बता दूं आपको, बैलेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं। और टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन कह रहे हैं बेटा 2 तो यहाँ पे भी 1 2, यहाँ भी मिथाइल बेटा लगा दिया और इन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया। क्लियर, ये हो गया। तो देखो बेटा यहाँ भी ब्रांचिंग ज्यादा, यहाँ भी ब्रांचिंग ज्यादा। नॉर्मल ऑक्टेन क्या होगा बेटा, सीधा 8 कार्बन का बना दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है और जितनी ब्रांचिंग कम होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना, मतलब सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और पी में इन्होंने ग्राफ दिया है और पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा। आपको पता होगा बेटा आइडियल गैस के लिए होता है PV = ZRT। क्लियर, तो यहाँ ग्राफ किसके बीच में है, Z और P के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि Z है जो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब Z की वैल्यू जितनी कम होगी T की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना आप, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है कि ये जो स्लोप आएगा बेटा, ये स्लोप आएगा वो क्या आएगा, Z के मतलब जो आएगा स्लोप आपका बेटा वो आएगा 1/Z, यही तो होगा। क्लियर, तो इससे देखो अगर Z की वैल्यू जितना कम है इसका मतलब उसका डेविएशन उतना ज्यादा है, और उतना ज्यादा डेविएशन है तो उसका टेम्परेचर उतना कम है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है डेविएशन उतना कम होता है। तो Z की वैल्यू अगर मोर निगेटिव आ रही है इसका मतलब ये है कि T की वैल्यू क्या है, लेस निगेटिव। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, T1 का, देन T2 का, देन T3, देन T4। तो आंसर कौन सा होगा, C होगा। क्वेश्चन समझ गया आप? मोर डेविएशन मतलब लेस टेम्परेचर। ठीक है, तो Z की वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव टेम्परेचर की वैल्यू उतनी कम, तो सबसे ज्यादा निगेटिव T4 के लिए है, तो सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, T4 का होगा। सॉरी इन द सेंस बेटा ऑप्शन बी है, ये C नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। B is the right answer. Okay. Now next question is anti-Markovnikov addition of HBr is not observed in. बेटा anti-Markovnikov सिमेट्रिकल एल्कीन में ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो बेटा सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप सिमेट्रिकल एल्कीन पे एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिलेगा बेटा ब्यूट-2इन है जो सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पे आपका एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो अप नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when SO2 is passed through an aqueous solution of iodine it become colorless, it is due to। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है, जब SO2 को
आप आयोडीन के सोल्यूशन में पास करेंगे, मतलब H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाता है बेटा H2SO4 और HI, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो SO2 है वो सल्फेट में चेंज हो गई, तो ये क्या होती है, ये होती है कलर्ड, और ये हो जाएगा आपका कलरलेस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कलरलेस हो गया, तो ये किसके वजह से हुआ बेटा, सल्फेट और आयोडीन के कंपोजिशन से हुआ, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी, कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 एंड I2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैंगनीज आयन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड रेस्पेक्टिवली इन M3O4। देखो बेटा, जो MnO3 है वो एक्चुअली इस फॉर्म में पाया जाता है, MnO.Mn2O3, ये होता है, जिसमें एक मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और एक का होता है +3, ठीक है। अब देखो ये बेटा होता है, जो इसमें क्या होता है, जो मैंगनीज डाई पॉजिटिव है ये बेटा पाया जाता है 1 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में, जो मैंगनीज ट्राई पॉजिटिव है ये बेटा पाया जाता है 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड में, और जो ऑक्साइड आयन है बेटा ये क्या होता है, ये बनाता है CCP लैटिस। ओके, तो बेटा अगर ऑक्साइड आयन CCP लैटिस बनाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 4 अगर ऑक्साइड एटम हो जाएंगे तो Mn ट्राई पॉजिटिव कितना होगा बेटा, 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड बताया, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतना नंबर ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 होगा। ओके, ये 4 होगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, Mn ट्राई पॉजिटिव की वैल्यू 2 हो जाएगी। और बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, तो जस्ट डबल होता है, तो ये 1/8 × 2 × 4, क्यों, क्योंकि ये जस्ट डबल होता है इस नंबर के, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बेटा कितना, 8 8 1। तो देखो जो Mn डाई पॉजिटिव है ये कितना है, 1 है, और ये टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जा रहा है, और जो Mn ट्राई पॉजिटिव है ये बेटा नंबर में 2 है, और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में पाया जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट 1 डाई पॉजिटिव Mn एंड 2 Mn3 पॉजिटिव आयन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपियोनल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन गिव। प्रोपियोनल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ये होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपियोनल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा आप, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH से, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल और यूज करते हैं बेटा, ये एक मॉलिक्यूल हमने और यूज कर लिया और ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो बेस है इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, CH3 CH2 CH, आपको पता है बेटा जब इसको अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर रोटेट हो जाएगी, इधर हो जाएगा CHO- और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका CH CH3 और ये CHO, ठीक है। फर्दर क्या होगा बेटा, इस पे H+ ऐड करेगा और ये इस पे ऐड हो जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CHOH, और इधर हो जाएगा बेटा CH CH3 CHO, क्लियर, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, आंसर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A monobasic acid of phosphorus which reduces HgCl2 to black HGH। बेटा अगर इन चारों आप फास्फोरक एसिडों में देखो तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, हाइपोफास्फोरस एसिड को। हाइपोफास्फोरस एसिड ही HgCl2 को Hg में क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए, हाइपोफास्फोरस एसिड। अगर आपको याद नहीं है तो अगर देखो एक आइडिया आप यहाँ जनरली ये लगा सकते हो कि मान लो आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है, बस ये हो रहा है कि इसको रिड्यूस कोई कर रहा है, अब इन चारों में से आपको पता नहीं कि कौन रिड्यूस करता है, तो मेरे हिसाब से बेटा आप क्या करो कि जो मोस्ट रिड्यूसिंग एसिड है फास्फोरस का उसको आप टिक कर दो, वही आंसर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको सही होने की जरूरत है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
For the reaction N2 plus 3H2 gas delta H negative, the number of moles of H2 at equilibrium increase। कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम मोल कब बढ़ेगा। तो पहले ये बात बता दो बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपको पता है हाइबर प्रोसेस है। हाइबर प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, जब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होगा तो बेटा ये क्या करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, लेकिन हमें रिएक्शन को क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है। जब इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराओगे तभी तो हाइड्रोजन के मोल बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो बेटा टेम्परेचर बढ़ा दें या तो फिर क्या करें, प्रेशर को कम कर दें, तभी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। अब देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज। बिल्कुल यही आंसर होगा बेटा, जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन के मोल्स बढ़ जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट्स आर। सबकी दिया है, उसको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बेटा निकालते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एस स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻20। तो s बराबर हो जाएगा बेटा, इसको s1 मान लें। ठीक है, s1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻10। ओके, इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 4s³ इक्वल टू 3/2। तो s बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3.2/4 × 10⁻⁻11। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻⁻4 कितना है, 3 तो बेटा 4, 2 × 10⁻4। ठीक है, ये s2 हो गया। s3 निकाल लेते हैं बेटा इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 27 × 10⁻31 करें बेटा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 27s⁴। ओके, तो 27 × 32 लिख लो आप। तो s3 क्या हो जाएगा, ये 27, सॉरी हाँ ये s⁴ है, तो ये हो जाएगा क्या, 27 के पावर 1/4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 10⁻⁸। ठीक है, तो देखो S1 की वैल्यू ये है 10⁻⁻10 के रूट में, S2 ये है एंड S3 ये है। तो सबसे ज्यादा कौन है बेटा, ये। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सेकंड। उससे कम कौन है बेटा, ये। तो 3, देन उससे कम क्या है बेटा, 1। तो 132 इज द राइट आंसर। और बेटा ये कहां पे है, 132 इज ए फर्स्ट आंसर है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the given alkene is most stable? Most stable alkene कौन होगी, तो आपको पता है बेटा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन का बेटा हम स्ट्रक्चर बनाए, तो ये होता है बेटा, सॉरी ये 2 होगा, CH CH2 CH3, ये हो गया 1 ब्यूटीन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन बेटा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ हो जाएगा बेटा CH3 ठीक है। ऐसे सिस 2 ब्यूटीन होगा बेटा और ट्रांस 2 ब्यूटीन होगा। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिस 2 ब्यूटीन भी बना दे रहे हैं बेटा, ये हो गया सिस 2 ब्यूटीन CH3H CH3H, और ये हो गया बेटा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक, ये हो गया। अब बताओ कौन मोर स्टेबल होगा। देखो बेटा ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसलिए मोर स्टेबल होगी। इसका रीजन क्या है कि बेटा इसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है किस पे बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। ठीक है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। बेटा अगर इन चारों में देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी के पास मिलेंगे, 3 3 3 3, कितने हो गए, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल एल्कीन। क्लियर, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। समझ गए आप। बाकी का आप चेक करोगे, देखो यहाँ चेक करो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ भी 6 बेटा, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी तो देखो 2 ही है केवल। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, इसी वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, इसलिए एल्कीन मोर स्टेबल होगी। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, which of the following complex compound is penta aqua cyanido iron 3rd and ट्राइक्लोरो राइडो ट्राई। देखो इससे बनाते हैं पेंटा एक्वा, मतलब H2O कितना हो गया बेटा, 5। ठीक, नेक्स्ट साइनाइडो कह रहे हैं, साइनाइड को मतलब साइनाइड भी होगा। ठीक है, और आयरन
थर्ड कह रहे हैं, तो ये बेटा हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो बेटा ये क्या होता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा कितनी है, +3 है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इस पे जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है जो कैटायन है उस पे कितना आएगा बेटा, साइनाइड का -1 होता है तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, +2 का चार्ज हो जाएगा। सेम ट्राइक्लोराइडो ट्राइसाइनाइडो, मतलब 3 क्लोरीन है तो बेटा ये 3 क्लोरीन हो गया, 3 साइनाइड हो गया। और क्या कह रहे हैं, कोबाल्टेट, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, ओके, और इस पे चार्ज कितना बता रहे हैं, 3, तो +3 इस पे चार्ज है। ठीक है, तो बेटा एनायन पे चार्ज कितना होगा, देखो +3 ये है, -3 ये हो जाएगा टोटल, और -3 टोटल ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, -3। इन दोनों को इक्वेट करोगे बेटा, आप न्यूट्रलाइज करोगे तो आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा FeCN H2O5। बेटा यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, और ये हो जाएगा U, यहाँ पे 2। ठीक है, ये दोनों बैलेंस है और बिल्कुल जो हमारा APSC नेम है बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, इसमें देख लो आप, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल है, इसमें क्या है, यही होगा। तो आंसर कौन सा होगा, D इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम एल्कीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चारों में से एल्कोहल किससे, एलिमिनेशन से बेटा क्या होगा, एल्कोहल नहीं बनेगा, एल्काइन बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होगा, रिडक्शन से भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा किससे होगा, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन के कई वो हैं, एक मैं बता दे रहा हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इससे बेटा एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी होगा। ओके, ऑक्सीडेशन कहीं भी है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, वाटर का एडिशन करते हैं इन द अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया गया और पूछ रहे क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl करना है। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो, ये क्या करेगा, H2 हाफ H2 गैस हाफ Cl2 गैस, ये हो जाएगा बेटा HCl गैस। ठीक है, ये तो होगा। अब क्या करें बेटा, अब आपसे क्या कह रहे हैं, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, इक्वेशन थर्ड मान लो। तो फर्स्ट का आधा करें, मतलब एंथैल्पी हम फॉर्मेशन ये कह सकते हैं, सीधा सीधा बेटा इसका आधा कर देंगे 1/2, इसका 1/2 और इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो मैं सीधा सीधा इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, मान लो इसको डेल्टा H1 मान लिया, इसको डेल्टा H2 और इसको मान लिया डेल्टा H3। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ डेल्टा H1 की एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H2 माइनस का हो जाएगा बेटा डेल्टा H3। क्यों माइनस क्यों होगा बेटा, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये डेल्टा H3 जो प्लस में हो वैल्यू किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, हाफ इंटू 104.2 प्लस हाफ इंटू 58 माइनस 103.2। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 22.1 किलो कैलोरी। ओके, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कर्व ऑफ ई नॉट सेल अगेंस्ट लॉग Kc इज। ठीक है, देखो बेटा आपको पता होगा ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस ये होता है बेटा 0.059 बाई n log Q। ठीक है, लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं Kc मतलब इक्विलिब्रियम पे होता है तो बेटा आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम पे ई सेल हो जाएगा, सॉरी ये जो ई सेल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जो log Q है वो बेटा क्या हो जाएगा आपका log Kc। ओके, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं तो सीधा सीधा मैं लिख दूं कि ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.059 बाई n log Kc। ठीक है, यहाँ से आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपको देखोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस पे, ये हो गया आपका स्लोप। तो बेटा क्या होगा, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगा। तो आंसर कौन सा होगा, A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following compound will undergo कार्बिलएमीन रिएक्शन। बेटा आपको पता है कार्बिलएमीन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन को यूज किया जाता है, चाहे ये एलिफैटिक हो या एरोमेटिक। एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में हो, कार्बिलएमीन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको आइसोसाइनाइड बनता है और इसमें रेजेंट क्या यूज किया जाता है बेटा, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करते हैं। ओके, तो बेटा आंसर कौन सा होगा, इसमें देखो प्राइमरी एमीन कौन सा है, सी प्राइमरी एमीन है, तो ये हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectric ejected and frequency of the incident radiation is। तो बेटा आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही तो होती है। तो बेटा ये क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में ग्राफ पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। मतलब क्या होगा बेटा, ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन लेकिन क्या होगा निगेटिव इंटरसेप्ट द्वारा। तो इसमें से देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन क्या है ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। यहाँ पे बेटा ये आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या होगा निगेटिव इंटरसेप्ट द्वारा यही ग्राफ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड निकल। ठीक है, इसका आंसर बेटा इसका एक ट्रिक है, जीव निकाले कुत्ता, ये जर्मन है। ठीक है, जीव निकाले कुत्ता, ये जर्मन सिल्वर होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the correct order of osmotic pressure of 0.01 aqueous solution of? बेटा osmotic pressure क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, यही तो होता है। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी वही होगा। तो इसके लिए बेटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अरे नंबर ऑफ आयन से बेटा आई होता है, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 और इसके लिए 1। ओके तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 देन पाई 3 देन पाई 4, तो आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस विल बी एन एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करेगी। तो बेटा ये क्या है, जैसे ही आप ये क्या है ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, बेटा ये क्या है कीटोन है। क्लियर, तो ये तो होगा नहीं। एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, ये क्या है बेटा वाटर गैस है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 मतलब ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी ऑक्सो प्रोसेस। और ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, इसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं और इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन कर देते हैं। सिंपली यही करते हैं इसमें। ओके तो बेटा यही हमारा आंसर बी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बाकी यहाँ देख लो बेटा ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। और हाइलोफॉर्म में क्या होगा बेटा आपको पता ही है, यहाँ पे बेटा कराएंगे तो ठीक है ये तो करेगा बेटा, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैं बताया था आपको क्या करते हैं डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, मार्कोनिक आपसे वाटर जोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड वो यहाँ पे हो जाएगा बेटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहाँ भी कीटोन बन रहा है, यहाँ हाइलोफॉर्म में तो एल्डिहाइड बनता नहीं है, इस पे भी कीटोन बन रहा है। तो एल्डिहाइड किस में बन रहा है, केवल बी में बन रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound will give acetic acid with KMnO4 alkaline or heated। देखो बेटा इसकी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, ये भी बेटा इसको ब्रेक कर दो, इसको एसिड में कन्वर्ट कर दो और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो, तो दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा CH3COOH। बेटा इसमें आप इसका कराओगे तो दो मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड यहाँ बन जाएगा। सेम इसमें भी अगर बेटा करोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो आप और इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दो और एसिड इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका भी बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। तो तीनों से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अंडर सेम कंडीशन हाउ मेनी ml ऑफ 1 मोलर KOH and 0.5 molar H2SO4 solution respectively when mixed form a total volume of 100 ml produces highest rise in the temperature। बेटा हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर तब होगा जब KOH क्या करे कंप्लीटली H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तभी क्या होगा बेटा राइज इन टेम्परेचर हाई होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करूंगा तो मैं कहूंगा कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH है बेटा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के। क्यों, क्योंकि बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH निकाल लेते हैं बेटा। आपकी इसकी मोलरिटी कितना दे दिया है
1, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम मान लो x है कि जो 100 ml है उसमें x वॉल्यूम किसका है, KOH का। क्लियर, ये हो गया। और इनका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा, 1। क्लियर, यहाँ पे भी सेम 1, सॉरी बेटा ये कितना है, इसकी मोलरिटी कितना है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना बेटा 100 माइनस एक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमने x लिया है इसका वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम 100 माइनस एक्स होगा। और H2SO4 की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये 2 से कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। क्लियर, तो यहाँ x सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 100/2 मतलब 50। तो 50 ml क्या है बेटा, यहाँ जो x है इसमें 50 ml क्या है, KOH है। तो H2SO4 कितना होगा बेटा, ये भी 50 ml होगा, अरे दोनों को मिला के ही तो है। तो 50 ml आंसर हमारा आएगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिबरेट हाइड्रोजन विद NOH, कौन है जो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा बेटा, ये आपको पता है, ये दोनों कौन सी है, एम्फोटेरिक मेटल है। और एम्फोटेरिक मेटल क्या करती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन साथ करने के बाद क्या बनाती हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अपना एलिमेंटेट बनाती हैं, ठीक। और ये बोरान है, बोरान क्या बना लेता है, सोडियम बोरेट बना लेता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो बेटा क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साल्ट एटॉमिक मास A, उसका एटॉमिक मास 15 है, साल्ट B का 27 है और C का कितना है 48 है। तो पूछ रहा है कि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो अगर A का 4.5 ग्राम मिल रहा है, B का 2.7 ग्राम मिल रहा है और C का 9.6 ग्राम मिल रहा है, तो A, B, C की वैलेंसीज क्या होंगी। तो बेटा इसके यहाँ पे फैराडे सेकंड लगेगा कि मैं कहूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A जितना बनेगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बनेगा, एंड हियर बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बनेगा, यही तो होगा। तो देखते हैं बेटा, अब देखो इसका वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, यही तो होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें भी सेम, तो WA यहाँ ये A हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ WB MWB इनटू वैलेंसी फैक्टर, मतलब इसको मान लो V2 मान लेता हूं मैं, एंड सेम इधर क्या हो जाएगा WC MWC, तो यहाँ हो जाएगा VC, यहाँ VA हो गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा, इसका वेट कितना दे रहा है बेटा, इनका वेट दिया इन्होंने, कितना मिल रहा है 4.5 ग्राम, 4.5 वेट कितना 15, VA की वैल्यू VA मान लो, इधर इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये दिए कितना 2.7, वेट कितना दिया बेटा आपने 27 दिया है इनटू VB, सेम। WBC कितना भी दिया 9.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 48, ठीक। और ये VC, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 0.3 VA, इधर कितना हो जाएगा 0.1 VB और यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 VB, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, तो 3 VA 1 VB एंड 2 VC, यही तो हो गया। तो अब रेशियो क्या होगा 3:1:2 का, तो 3:1:2 किसमें आंसर बेटा, C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when some amount of sodium acetate is further added to a mixture of acetic acid and sodium acetate, then pH of the solution is, बेटा acetic acid और sodium acetate का pH क्या होगा, ये बफर है, तो pH बफर कौन सा एसिडिक बफर है, तो ये क्या हो जाएगा pK प्लस log साल्ट अपन एसिड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब बेटा इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, सोडियम एसिटेट, मतलब साल्ट ऐड कर रहे हो। जब बेटा आप साल्ट ऐड करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा ए, पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, बेटा ये क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, तो अगर बीटा पे अमीनो ग्रुप लगा होगा तब ये बीटा अमीनो एसिड होगी, ये अल्फा अमीनो एसिड है। यहाँ देखो अल्फा बीटा, बीटा पे अमीनो ग्रुप लगा है इसलिए आंसर कौन सा होगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 molar PCl5 are heated in closed 4 DMC cube container to reach the equilibrium of 400 Kelvin. At equilibrium 50% of PCl5 is dissociated. What is the value of Kc? देखो
PCl5 है, इसको डिसोसिएट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। तो पूछ रहे हैं कि अगर हम इनिशियली इसके कितने मोल लिए, 4 मोल, किसमें, 4 लीटर में, तो पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पे देखो 4 लिया तो मान लो क्या होगा, 1 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन हो गया। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम पे करे इसका 50% डिसोसिएट हो गया, तो इसका 50% कितना होगा, 0.5 होगा। अरे 50, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50% ऑफ PCl5 डिसोसिएट हो गया, तो 1 का कितना होगा 50%, 0.5% डिसोसिएट होगा, और जितना डिसोसिएट होगा उतना तो ये बनेगा, तो 0.5 ये बना और 0.5 ये बना। और ऐसे करते हो 1 - x डिसोसिएट होता है तो x बनता है और x बनता है, सेम वही तो मैंने किया। x की वैल्यू कितनी है, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ PCl5, तो PCl5 की वैल्यू 1 है, उसका 50% 0.5 होगा। अब इसको Kc के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 बेटा कितना 0.5 कैंसिल, तो हो जाएगा 0.50 इज द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय एसिडिफाइड MnO4 इज एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटलिस्ट। Which of the following graph represent the variation of rate of reaction with time? देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑटो कैटलाइज होता है ना, जो ऑटो कैटलाइज होता है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे MnO4 इसको क्या करेगा, ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता जाएगा, वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन टाइम के साथ बढ़ेगी। इसमें देखो ए में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कम हो रही है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ बढ़ तो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, किसी टाइम पे वो कांस्टेंट हो जा रही है, जबकि ऑटो कैटलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और डी में बेटा तो कांस्टेंट है, तो आंसर कौन सा होगा, सी। टाइम के साथ ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, जैसे जैसे MnO4 बढ़ता जाएगा, यूज होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following reaction is pseudo unimolar reaction? इसका बेटा आंसर है बी। ठीक है, क्योंकि जब इसका आप वो लिखोगे, देखो इसका रीजन ये है कि जब आप ये है, जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन सबको मानो, तो एलिमेंट्री रिएक्शन मानने के बाद सबका कंसंट्रेशन हेल्प करेगा कि वो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वाटर एक्सेस में ले लिए तो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, और जो रेट ला है, अगर इसका हम रेट ला लिखें तो ये होगा डाटा C6H5N2Cl के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर के कंसंट्रेशन पे, यही तो होगा। लेकिन अगर बेटा हम एक्सेस में लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो जो रेट है वो क्या हो जाएगी, C6H5N2Cl। क्लियर, इस पे ही केवल डिपेंड करेगी। तो ये बेटा स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compound will form alcohol with NaNO2 and HCl? ठीक है, आपको पता है बेटा, जो एमीन होता है, एमीन NaO2 HCl से क्या करता है, कंबाइन करके अल्कोहल बनाता है। बेटा तीनों एमीन है, तीनों इससे कंबाइन करके क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the first member of monosaccharide? ठीक है, तो आपको पता है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड या फिर सैकेराइड कहते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड ये तो कहते हैं। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो देखो सभी पॉलीहाइड्रोक्सी, देखिए तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी सभी कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, पर जो सबसे कम नंबर होगा वही फर्स्ट मेंबर वाला होगा। तो देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर में क्या है, ये देखो 1 2 3 कार्बन का ये है, 1 2 3 कार्बन का ये है, 1 2 3 कार्बन का ये, सॉरी यहाँ बेटा कितना है, 4 कार्बन, तो ये तो फर्स्ट मेंबर होगा नहीं। यहाँ पे भी कितना है, 4 कार्बन, ये भी फर्स्ट मेंबर होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों फर्स्ट मेंबर होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, लेकिन प्रेफरेंस बी को देते हैं। अगर ऑप्शन आप दोनों लगाते हो मेरे हिसाब से तो आंसर दोनों के लिए मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रेफरेंस आप ग्लूकोज के अकॉर्डिंग लोगे तो एल्डिहाइड को पहले करते हैं, देन कीटोन को। लेकिन अगर आंसर की बात करोगे बेटा तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि दोनों क्या है, फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग का ये भी है डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, और ये भी है बेटा एल्डिहाइड भी आपका। तो आंसर मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following halogen oxide is used for the estimation of carbon monoxide in automobile exhaust? तो बेटा वो I2O5 यूज करते हैं। ये सीधा सीधा आपको रिमाइंड करने वाला है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Markovnikov rule is best applicable to the reaction। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए तो मैं बताया था बेटा, जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है ये अनसिमेट्रिकल
एल्कीन के लिए होगा, पहली बात इसमें जो सबस्ट्रेट होगा अनसिमेट्रिकल होगा, और जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो भी क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोफाइल कुछ अलग होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल अलग होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा ये C2H4 है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये गलत है। यहाँ पे ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, लेकिन यहाँ पे Br2 क्या हो गया बेटा, ये सिमेट्रिकल हो गया। इसमें Br और Br दोनों क्या हो गए, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल, सिमेट्रिकल है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, और ये भी क्या है, दोनों अलग अलग है। अनसिमेट्रिकल आपका अटैकिंग स्पीसीज भी है और अनसिमेट्रिकल ये भी है, तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following coordination compound do the transition metal have an oxidation number of +6? +6 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, तो बेटा निकाल लेते हैं। देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसके यहाँ पे तो बेटा क्लोरीन 2 माइनस में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1, इसके वजह से यहाँ 2 माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, +1, यही तो होगा, +1 में हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी बेटा ये +1 में है ना, ये क्लोरीन के पास माइनस +1 तो हो जाएगा बेटा +3 में। ओके, यहाँ +3 हो गया। आयरन का देखते हैं बेटा, यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे क्रोमियम का +4 है बेटा, ऑक्सीजन की वजह से कितना होता है, -2, तो जाहिर सी बात है +6 ये होगा, +6 इसका भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी +3 में होगा ना बेटा, 3, हाँ ठीक है, +3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अरे देखो क्रोमियम का +6 हो गया, इसका -2, इसका -4, इसका -2, टोटल कितना हो जाएगा, -8 + x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 6 तो हो गई, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन जिसमें क्या हो बेटा, कैटायन और एनायन हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एसिड बेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा कैटायन एनायन है पर ये एसिड बेस नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें क्या है बेटा, ये एसिड है और ये बेस, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक ही मॉलिक्यूल में पाए जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं, और ये बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, बेटा आपको पता है पोलिंग प्रोसेस की किस लिए यूज करते हैं बेटा, जब Cu2 से मतलब कॉपर को रिमूवल करना होगा, तो फिर हम क्या यूज करते हैं बेटा, पोलिंग, ये नेम्ड है। मैं आपको पिछले टेस्ट में बता चुका था बेटा कि अगर मेटलर्जी के क्वेश्चन आते हैं तो एकदम सीधा याद करने वाले हैं, उसको आप लगाओ, आंसर करो, ट्रिक करो, फ्री के नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct here? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला लिख रहे हैं AgBr can show both Schottky and Frankel defect, बिल्कुल ये सही है बेटा। क्यों सही है, क्योंकि Schottky से भी AgBr को आप रिप्लेस करके फ्लोराइड बना सकते हो, और दूसरा फ्रैंकल से आप क्या कर सकते हो, आयोडाइड बना सकते हो, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है ZnO on heating show metal excess effect, सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। MnOT is ferromagnetic substance, गलत बेटा, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ये गलत है, तो कौन कौन सही है, ए एंड बी सही है, तो बोथ बी इज द ए बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन रिएक्शन ए एंड बी NaOH रिएक्शन कराइए, क्या बन गया बेटा आपका, ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और जैसे ही ये बना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी रिएक्शन है, ये बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, और इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है बेटा, यहाँ पे ब्रेक करो इस बॉन्ड को, एक को यहाँ दे दो और एक को H यहाँ दे दो। ठीक है, तो हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। ओके, आपको नहीं बिलीव है तो आप ये रिएक्शन करा के देख लेना, वापस से प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ BeF4S2- बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, तो आंसर कौन सा होगा, ए टेट्राहेड्रल इज द राइट आंसर। अरे देखो ऐसे कर लो, बॉन्ड पेयरिंग बना लो, 4 क्या करो वो कर लो, अरे 2 माइनस है तो बोरॉन के पास 2 होता है, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। half life of the reaction become half when initial concentration of reactant made double the order of reaction, बेटा हाफ लाइफ का एक रिलेशन आपको पता होगा, हाफ लाइफ इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a के पावर n-1, जहां a क्या है बेटा, ये कंसंट्रेशन है, और जो n है बेटा वो आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम t हाफ, जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, t हाफ हो जा रहा है। मतलब मैं ये कहूं कि बेटा जो t हाफ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट a, मतलब डायरेक्ट a के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है, तभी तो ये चीज होगी, क्योंकि अगर हम इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से इंप्लाई ये कर सकते हैं कि जो n-1 है ये किसके बराबर होगा बेटा, 1 के, तभी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी बेटा, बी इज द राइट आंसर, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा होगा। ठीक है, तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था और 150 प्लस करने लायक बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। और अगर 120 से कम अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो तो बेटा आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, और अभी भी आपके पास टाइम है, मेहनत करो आप। कुछ भी डाउट होता है तो अपने टीचर दोस्तों से शेयर करो इन सब चीजों को, और कोई भी डाउट है जो अगर कोई शेयर क्लियर नहीं कर पा रहा है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो उस डाउट्स को कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं बेटा आपको पर्सनली उस टॉपिक के लिए आपको उसका सोल्यूशन और जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।